बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। नीलम ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज़ में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिनसे मेरा हाथ पकड़ा है वह कपड़े खरीद कर भी देगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे राजेश के लिए बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद कोमल का चुनाव किया था। दूध की तरह सफ़ेद, गोरी, B.Com तक पड़ी सर्वांग सुंदरी कोमल को देखते ही नीलम उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो कोमल ही, वरना राजेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह नीलम ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह कोमल से कर दिया था। कोमल अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसीलिए वह थोड़ी जिद्दी और अहंकारी, थोड़ी स्वार्थी भी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। जिद, अहंकार और स्वार्थ में वह बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई थी। बचपन से ही कोमल को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो कोमल के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर कोमल के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। नेहा के पति रामकृष्ण जी एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर इस कम वेतन में भी उनकी पत्नी नीलम अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही साथ अपने बेटे राजेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय राजेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्टर मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखा देश के बड़े बड़े शहरों में थी। राजेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। राजेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है। इसीलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ कोमल को देकर बाकी पैसा अपने मम्मी पापा के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो कोमल ने यह सब देखकर सहन कर लिया। यहाँ की सारी स्थिति की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दिया करती थी और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद कोमल ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी साथ नीलम से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने नीलम की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में कोमल के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का नामो निशान भी ना रहा। अब नीलम की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। रामकृष्ण जी एक शांत प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगाना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए वह अपने ऑफिस से लेट आने लगे।
राजेश की भी यही स्थिति। जिस माँ ने तमाम मुसीबतों झेल कर उसे पाला पोस कर पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे यह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन कोमल के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर कोमल रात दिन राजेश के कान भरने लगी थी। अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब राजेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में कोमल बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। राजेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात नहीं करती है? शेरनी की तरह घुर्राते हुए कोमल ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत कोमल ने नमक मिर्ची लगाकर बता दिया। पुरुष सब सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री की आंखें में आंसू वह सहन नहीं कर सकता। राजेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही कोमल के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर राजेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर वापस आया। घर आकर माँ से बोला कि मैं अलग मकान देख लिया है और कोमल के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन की कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस समाज की ज़रूरत हो ले जाओ, और वैसे भी यह सब तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में राजेश से कहकर नीलम ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उसी समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद राजेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया, साथ में 2 मजदूर भी। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद इस ट्रक में दोनों पति पत्नी भी चढ़कर चले गए। नीलम की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब रामकृष्ण जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी नीलम से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़ा से अच्छा है दोनों जगह शांति रहेगी, यह सोचकर वह चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। राजेश और कोमल को गए हुए करीब 1 साल हो गया। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर नीलम और रामकृष्ण जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खो रहे थे। उनमें त्योहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। शाम को नीलम केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद रामकृष्ण जी को ऑफिस भेजकर नीलम बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वह शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर नीलम उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस औरत ने नीलम को नमस्ते किया, फिर बताया कि कोमल व राजेश उसके मकान में ही रहते हैं। आज कोमल की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि राजेश यहाँ नहीं है और कोमल की डिलीवरी होने वाली है। नीलम ने जब उस औरत से यह पूछा कि कोमल के मकान मालिक उसे किस अस्पताल में लेकर आए हैं, तो उसने कहा नयन नर्सिंग होम का नाम बता दिया। नीलम जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ ज़रूरी सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे ले लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से नयन नर्सिंग होम चली गई।
वहाँ जाकर जब कोमल के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टर कोमल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि कोमल के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रही है। नीलम नर्स से जब कोमल के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर कोमल के मकान मालिक भी खड़े थे। वह समझ गए कि यह महिला शायद राजेश की ही माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर नीलम को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। नीलम ने भी उन्हें बता दिया कि कोमल उन्हीं की बहू है। नीलम उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में चली गई और डॉक्टर कीर्ति को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि कोमल उनकी बहू है और वह ऑपरेशन की फ़ीस जमा कराने आई है। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर साइन करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। 10,000 जमा करा लो, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद ले लो। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर नीलम ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से रामकृष्ण जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कहा कि जल्दी से 15,000 लेकर नए नर्सिंग होम में आ जाए। करीब 1.5 घंटे बाद रामकृष्ण जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन कोमल के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। रामकृष्ण जी ऑपरेशन के रूम के बाहर एक बेंच पर नीलम के पास बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स नीलम के पास आकर पूछने लगी कि कोमल के साथ कौन आया है। नीलम ने कहा, मैं हूँ, बधाई हो, आपको लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर नीलम को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूमा, अपने पति से कुछ इशारा किया। रामकृष्ण जी ने 500 रुपये का नोट निकाला और नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद कोमल को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। नीलम वहीं बेंच पर बैठ गई। बैठकर कभी बच्ची को तो कभी कोमल को देखती रही और फिर पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद कोमल को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास नीलम उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होंगी तो ऐसी ही होंगी, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा और कोमल के माथे पर हाथ फेरने लगी। कोमल को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, कोमल, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थी और उन्होंने कहा था कि वह जल्दी ही अस्पताल पहुँच रही है, पर अभी तक ना खुद आई है और ना ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक नीलम ने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी कोमल का सर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को धोते उनकी सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह रामकृष्ण जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से जो का त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है। घर जाओ और कोमल के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। नीलम ने
दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। रामकृष्ण जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर कोमल से उन्होंने कहा, बेटा मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। और वार्ड से बाहर निकल गए। कोमल के बगल वाले बेड पर भी एक महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब रामकृष्ण जी बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर कोमल के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत हैरानी से कोमल का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसी सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि यह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा डालकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देंगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ़ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना। और बेटी सच्चे मन से उनके बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देंगी। इतने में एक नर्स कोमल को इंजेक्शन लगाने आ गई और वह औरत अपने बेटे के पास वापस चली गई। कोमल सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत हैं और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए खुद तकलीफ़ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता और सहजता है। पहली नारी है इसीलिए सम्माननीय है, दूसरी सम्मान है के साथ साथ श्रद्धा और प्रेम की भी पात्र है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। कोमल की आंखें छलक रही थी। बेटा चाय पी लो। रामकृष्ण जी की आवाज़ से कोमल का ध्यान भंग हो गया। कोमल ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटे के सिवाय और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कभी कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैं बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर कोमल का ध्यान भंग हुआ क्योंकि रामकृष्ण जी बगल वाली महिला से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप जरा मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और कोमल को उठाकर चाय पिलाने लगी तो रामकृष्ण जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे नीलम खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और कोमल को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज कोमल को यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे कोमल के पापा रघुनाथ जी और उसकी मम्मी रीतू ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास नीलम कोमल के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी में आए हो। रघुनाथ जी बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और ऋतु का तो कहना ही क्या, दोनों के कपड़े से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उसके खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकता बस हाथ जोड़कर नीलम को नमस्कार किया, फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले से में कुछ सामान रखकर नीलम ने उड़ते हुए कहा, कोमल जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 हफ्ते बाद अपने टाँके कटवाकर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का
और अस्पताल का जितना भी बिल बना था उसका भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। राजेश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद दे देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोमल उनका आंचल पकड़े हुए और बड़े बड़ी आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। नीलम ने आंचल छुड़ाने की कोशिश की तो कोमल धीरे से बोली, मम्मी क्या अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ नहीं करोगी? नीलम ने झट से कोमल को अपने गले लगा लिया और उसी समय उनकी भी आंखें छलछला उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ अपनी बेटी से नाराज़ होती है? खुद को बेवकूफ़ क्यों कह रही हो? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो यूँ बेवकूफ़ कैसे हो गई तू? मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं तुझे हमेशा बेटी ही समझती हूँ। नीलम रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उस पर जोर पड़ता है और टूटने का डर रहता है। यह कहते हुए वह अपने आंचल से उसके आंसू पोंछने लगी। अचानक नीलम का ध्यान दूसरी तरफ बैठे रघुनाथ जी और उनकी पत्नी रीतू की ओर गया। वह लोग कब के चले गए थे। शायद रीतू ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी चाल अब कोमल पर असर नहीं करने वाली। एक सप्ताह बाद कोमल के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। राजेश भी टूर से वापस आ गया था। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सारा सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को कोमल के पास देखकर पहले तो ग्लानि से राजेश के पाँव ही नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने कोमल और मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन कोमल को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे घर जाएंगी। इसीलिए उसे लेकर नीलम आ गई थी। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। कोमल पर भी अभी बहुत प्रतिबंध था, इसीलिए वह केवल अपने कमरे में ही लेटी रहती थी। घर का सारा काम नीलम ही करती थी। नीलम ने कोमल के पास आकर कहा, बेटी मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वह बाजार से ताला लगाकर चली गई। कोमल अपने कमरे में आकर बैठी और दूध पिलाती हुई सो गई। अचानक उसकी आँख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल की रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे दीपक रखे हुए हैं, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही है। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही है, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। कोमल की पायल की आवाज़ से नीलम का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोमल खड़ी है। कोमल ने हैरान स्वर में पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई, फिर यह सब आज क्यों? मुस्कुराते हुए कोमल के सिर पर हाथ फेरते हुए नीलम बोली, मेरे घर सालों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जो तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और श्वेता को नए कपड़े पहना दो। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, फिर हम सब साथ में मिलकर दीपक जलाएंगे। कोमल का दिल गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। नए कपड़े पहनकर कोमल ने झुककर पहले नीलम के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि मम्मी श्वेता को आज यही आशीर्वाद दे कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाए और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज
उनकी लो कोमल को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह पलक केवल जलते हुए दीपक को ही देखे जा रही थी और वह जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपों की जो उसका जीवन डगमगा गया हो और उसका जीवन भी जगमगा गया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी पहली बार जुड़े हैं आप हमारे साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें